जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल करेंगे। व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। यानी कि अगर आपने कोई केमिकल इक्वेशन जो है वो लिखनी है, तो केमिकल इक्वेशन लिखने से पहले कौन सी कंडीशंस को हमें जो है वो फुलफ़िल करना चाहिए, यानी कौन सी कंडीशंस को हमें देखना चाहिए ताकि हम फिर उसके बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख सकें। ठीक है, तो बेटा अगर आप डेफिनेटली केमिकल इक्वेशन लिखना चाहते हैं, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने दिमाग में रखने हैं और फिर केमिकल इक्वेशन को आपने लिखना शुरू करना है। अगर आप केमिकल इक्वेशन जो है वो लिख रहे हैं और इन पॉइंट्स को दिमाग में नहीं रख रहे, तो फिर मुमकिन है कि आप गलती करेंगे। तो जैसे पहला पॉइंट है जी, ये केमिकल इक्वेशन मस्ट बी ओबेड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, यानी मैस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यही है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, कि आपके पास जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट बन सकता है। प्रोडक्ट आप ज़्यादा नहीं बना सकते। अगर आपके पास 2 किलो रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट भी जो है वो 2 किलो ही बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता। सो दिस मीन्स दैट नो एटम शुड बी डिस्ट्रॉयड और प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। यानी कि जब केमिकल चेंज आता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के तहत ना तो एटम डिस्ट्रॉय होते हैं, ना ही नए एटम्स बनते हैं, बस अपनी पोजीशनें चेंज करते हैं। मतलब लेट्स से दैट कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, तो वहाँ पर जाकर हाइड्रोजन सल्फर के साथ लग जाएगा प्रोडक्ट में। क्या ख्याल है? तो डिपेंड क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन की मूवमेंट हो रही है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, ना कि कोई नया एटम तश्कील पा रहा है। ऐसे होता नहीं। सो ये आपने याद रखना है। द टोटल नंबर एंड द टाइप ऑफ एटम्स मस्ट रिमेन द सेम ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। तो अगर लेट्स से दैट आपने 10,000 एटम ज़्यादा रिएक्टेंट लिए हैं, तो प्रोडक्ट में भी आपको 10,000 एटम ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे। चेंज हो जाएंगे, उनकी बनावट चेंज हो जाएगी, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। लेकिन इट्स नॉट लाइक कि भाई केमिकल इक्वेशन में कोई तब्दीली रोनुमा हो रही है। मतलब तब्दीली फिजिकल रोनुमा होगी, अंदर केमिकल चेंज नहीं होगा, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है। सो थर्स द टोटल नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी इक्वल। और ये भी बात याद रखनी है कि दोनों साइड्स पे आपने मोलैरिटीज़ बराबर रखनी है, यानी दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल रखें। मतलब जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो एटम्स कम ज़्यादा हो जाते हैं रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने बाद में इनको बैलेंस करना है। यानी अगर इधर 10,000 एटम्स हैं तो उस साइड में भी कितने होने चाहिए? 10,000। अगर लेट्स से सिंपल सी इक्वेशन देखते हैं, लेट्स जस्ट टेक इट आलू कौन दा इक्वेशन जो आपकी बुक में ऊपर ही नज़र आ रही है। अब इसमें एक एल्यूमिनियम है और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, मैं इसको सादा सा करके बना के दिखाता हूँ। एक एल्यूमिनियम है और ये ऑक्सीजन गैस है, इनका आपस में रिएक्शन हुआ है और Al2O3 जो है वो बन गया। अब Al2O3 जो है जो बना है, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि 3 ऑक्सीजन हो गए और 2 एल्यूमिनियम। यहाँ पे तो 2 ऑक्सीजन है और 1 एल्यूमिनियम है, तो ये तो इक्वेशन नहीं बैलेंस। तो आप लेट्स से दैट अगर यहाँ पे 2 प्लेस करते हैं तो ये कितने हो जाएंगे? 4। तो ये भी कितने हो जाएंगे? 4। अब आप कहेंगे सर आपने 2 यहाँ प्लेस किया, 2 यहाँ प्लेस कर देते, यहाँ क्यों किया? तो भाई यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है वो क्या है? ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या है? कम है। तो यहाँ पर मैं 2 प्लेस करूँगा, 2 एल्यूमिनियम बराबर हो जाएंगे, इट्स ओके। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन देखो कितने? 3 है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? 2 है। अब यहाँ पर मैं 2 प्लेस करूँगा, ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 3 ही रहेंगे, तो ये तो बैलेंस ही नहीं हो रहे। तो यहाँ 2 प्लेस करने से ये ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो लिहाजा 2 3s are 6, और यहाँ पर क्या लगा दूंगा? 3 2s are 6। ऑक्सीजन भी बैलेंस, एल्यूमिनियम भी बैलेंस। मतलब आपने सिंपल नंबर को देखना होता है कि दोनों बैलेंस हो जाएं। सिंपल होल नंबर रेशो को देखना होता है कि दोनों तरफ रेशो बराबर आ जाए। सो द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। और इस तरीके से आप क्या करोगे? पहला पॉइंट जो कि नोटेबल है इक्वेशंस लिखने के लिए, कि आपने उनको बैलेंस भी रखना है। इक्वेशंस को आपने बैलेंस रखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत रखना है। ये इमेजिनेशन दिमाग में रखनी है कि ना तो नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे, ना तो नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे, बल्कि बस शक्ल सूरत ही चेंज करेंगे। मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट चेंजेस इट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फिर अगला जो पॉइंट है वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। द फार्मूलाज ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड मस्ट बी रिटन करेक्टली। यानी कि जो फार्मूला है
वो आप सही लिखें। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फिलहाल ये फॉर्मूला, अगर आप कहें सर मैं अगर ये लिख दूं, तो ये पॉइंट प्रैक्टिस से करना आएगा आपको, फिर ही आपको पता लगेगा। आपके तो दिमाग में यही होगा ना, यही सही होगा, आपको पता ही नहीं है। लेकिन जो केमिस्ट प्रैक्टिस में होता है, उसकी 10 से 15 साल प्रैक्टिस होती है, उसको फ़ौरन कोई फॉर्मूला दिखाएंगे ना, अगर गलत लिखा होगा उसको डाउट होना शुरू हो जाएगा उसके ऊपर। तो पता नहीं 10 सालों बाद ना मैंने सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला देखा कल, सोडियम जिंकेट का ये था, तो मुझे पता था ये सोडियम जिंकेट है। तो हालांकि कार्बोनेट फॉस्फेट आपने देखा होगा ना, तो हम ऐसे लिखते हैं ना CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये दैट इज सोडियम कार्बोनेट। तो अब वो जिंकेट में तो 3 ऑक्सीजन ही नहीं है यहाँ पे, तो मैं तो गलत हो सकता था इमेजिनेशंस में। मतलब जब मैंने फिर उसका राइट वे बुक में देखा उसको, तो द फार्मूला वाज लाइक द सेम फार्मूला आई हैव इमेजिनेटेड। यानी जब प्रैक्टिस में बेशक 10 साल पहले भी कोई चीज़ की हो, दोबारा वो आपको नज़र आए, तो वो मतलब वो कहना ये 4 इंच पॉइंट में कि आपने फार्मूला करेक्ट लिखना है, फार्मूले में गलती। अब आप कहोगे सर ये कौन सा मेथड हुआ देख के जज करने वाला, आप हमें कोई टूल बताएं जिससे हम ये जज करें कि इधर वो फार्मूला सही है कि नहीं, क्या ख्याल। तो उससे जो है आप ये जज कर सकते हैं। लेट्स से दैट कि हमारे पास अभी ये फार्मूला था Al2O3 का। अब जज ये कर लें, मैंने कहा जी नहीं फार्मूला तो ये भी हो सकता है AlO3। यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों का जो चार्ज है वो क्या है, +6, ठीक है। और यहाँ पर इन तीनों का जो चार्ज है वो क्या है, -6। तो चार्ज कैंसिल होता हुआ समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो मैंने फार्मूला बनाया है वो AlO3 है ना। अब 3 ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या लगा दिया, -2 जो नॉर्मली होता है इनके ऊपर, क्या ख्याल है। और एल्यूमिनियम पे तो जो है वो +3 चार्ज होता है ना। तो अब ये तो टेक्निकली क्या हो गया, गलत नहीं हो गया, ये कैंसिल ही नहीं हो सकते दोनों, इसलिए ये फार्मूला टेक्निकली गलत है और ये फार्मूला टेक्निकली ठीक है। तो आप चार्जेस की बुनियाद पे भी ये समझ सकते हो इधर फार्मूला सही है नहीं सही, मतलब देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स जिनको आप फॉलो करके ये बात समझ सकते हो कि इधर फार्मूला सही है कि नहीं सही है। मतलब आपको वो कह रहे हैं कि जब इक्वेशंस लिखो तो उसमें फार्मूला क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास तीसरी जो है इक्वेशन है, अब यहाँ पे केमिकल इक्वेशन मस्ट बी डिटरमिन द करेक्ट मोल रेशियो अमंग द रिएक्टेंट्स द प्रोडक्ट्स एंड बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यानी कि केमिकल इक्वेशन जो है मस्ट डिटरमिन द करेक्ट मोल रेशियो, यानी जो केमिकल इक्वेशन है वो मोल रेशियो भी उसका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का, बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। यानी ये जो मैं लिख रहा हूँ ना ये वाला रेशियो, ये वाला 2, 3, 4, इसे हम कहते हैं मोलर रेशियो। अभी मैंने आपको ये समझाया था ना कि यहाँ 2 लगाना क्यों लाजमी है, यहाँ 3 लगाना क्यों लाजमी है और यहाँ पर 4 लगाना क्यों लाजमी है। तो वो कह रहे हैं कि जब आप केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो इस चीज़ को भी डिटरमिन करें, सिर्फ ये ना देखें कि फार्मूला ही सही है। फार्मूला तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जो मोलर रेशियोज है वो किसने देखनी है। तो आपने तो जब आप बैलेंस कर रहे होते हैं, जब ये इन्होंने पहले पॉइंट में कहा ना कि बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन मस्ट बी इक्वल एंड केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस ही उस वक्त होगी जब दोनों तरफ मोलर रेशियोज जो होनी चाहिए वो होंगी। अगर मोलर रेशियोज जो है वो सही नहीं है तो फिर केमिकल इक्वेशन कभी बैलेंस ही नहीं हो सकती। अब टेक्निकली सोचें यहाँ मैं 3 लगा देता हूँ तो 3 2 इधर क्या हो गया, 6 हो गया। एल्यूमिनियम कितने हो गए, 6 हो गए ना, और यहाँ पर कितने एल्यूमिनियम है, 4। तो फिर आपने तो बैलेंस ही नहीं रखा इक्वेशन को, मोलैरिटी भी गलत, बैलेंस भी गलत हो गया उसका। तो थर्ड पॉइंट प्रेडिक्ट करता है मोलर रेशो को, मोल रेशो को, ये आपने याद रखना, ठीक है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है, अ केमिकल इक्वेशन मस्ट ऑल्सो पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच द चेंजेस इज प्रोसीडिंग। यानी यह केमिकल इक्वेशन जो है मस्ट ऑल्सो पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच द चेंज इज प्रोसीडिंग। यानी कि
केमिकल इक्वेशन जो है मस्ट ऑल्सो पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच द केमिकल चेंज इज प्रोसीडिंग, यानी कि डायरेक्शन भी बताई जाए कि इधर क्या डायरेक्शन चल रही है रिएक्शन की। देखें, अगर मैं कहूँ जी एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम में और ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया, तो ये तो बात गलत होगी ना। मैं तो कर क्या रहा हूँ, टेल का मतलब है रिएक्टेंट्स, यानी जो डायरेक्शन है वो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहे हैं, ये डायरेक्शन है। दैट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स होना। और अगर हमारे पास जो एक रिएक्शन चैम्बर है उसके अंदर ये हमें नज़र आ रहा है कि जी जो एक मिनरल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड वो पिघला रहे हैं, इसको हम तोड़ रहे हैं और वो ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट इज़ अनदर केस। तो डायरेक्शन तो रिवर्स हो गई ना, तो ये रिवर्स डायरेक्शन है। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनना फॉरवर्ड कहलाता है, याद रखना ये पॉइंट जो बताने लगा, और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट बनना रिवर्स कहलाता है। तो कुछ रिएक्शंस होते हैं जो दोनों डायरेक्शंस में प्रोसीड करते हैं, कुछ रिएक्शंस होते हैं जो सिंगल डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी, इट इज़ यूजुअली प्रैक्टिस टू शो नॉर्मल फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एज अ सबस्क्रिप्ट सॉलिड लिक्विड गैस सिंबलाइज एज SLG। अब देखो यहाँ पर उन्होंने छोटा सा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, छोटा सा लिखा हुआ है ना उन्होंने S और G, तो कहते हैं इक्वेशन के अंदर ये सबस्क्रिप्ट भी बताओ कि भाई इधर ये चीज़ क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है। तो ये छोटा सा सिंबल लिखा होता है ना जहाँ पे S लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम इस वक्त सॉलिड हालत में है। मतलब ये रूल्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, पॉइंट्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि केमिकल इक्वेशन की आप पहचान कर सकें। केमिकल इक्वेशन हमें बड़ा इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। और जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में, आप खुद बताएं। वो गैस की फॉर्म में। अब वो गैस की फॉर्म में क्यों है, कैसे पता लगा? क्योंकि वहाँ पे छोटा सा हमें G नज़र आया है। और अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को देखते हैं तो वहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है, F। यानी कि क्या सिनेरियो क्या है कि सॉलिड और गैस आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, सॉलिड बना देते हैं। तो ये सारी स्टोरी है, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मज़ीद क्वेश्चंस की बात करेंगे। GS एकेडमी के साथ रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। सो टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी बुक की वीडियोस हैं, एक्सरसाइज की अलग से प्लेलिस्ट है और लेक्चर्स की अलग से प्लेलिस्ट है, इसमें सारी डिटेल्स मौजूद हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा उनको। और कोई भी अगर वीडियो देखनी हो, जिस तरह ये वाली वीडियो थी, इस वीडियो का क्या नाम होगा, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट, ये लिखकर फिर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन स्पेस GS एकेडमी लिखेंगे तो आपको मेरी यही वाली वीडियो यूट्यूब सर्च बार से ऊपर नज़र आएगी। सो दैट इज़ द वे टू फाइंड एनी वीडियो ऑन द यूट्यूब विद द रेलिवेंट चैनल। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।